आज की इस गहरी पड़ताल का विषय है भारतीय कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर बहस में रहने वाला पहलू। हम्म। पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया जाने वाला भरण पोषण, जिसे हम आम भाषा में मेंटेनेंस भी कहते हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस विषय के दो अहम पक्ष दिखाते हैं। एक तरफ पति की कानूनी जिम्मेदारी क्या है और दूसरी तरफ वो कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें इस जिम्मेदारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंधों, आर्थिक स्वतंत्रता और क्या कहते हैं बदलती सामाजिक अपेक्षाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। सही बात है। हम देखेंगे कि कानून का मूल आधार क्या है, मतलब कमाने में अक्षम होने का मतलब क्या सिर्फ डिग्री ना होना है या कुछ और। साथ ही हम अदालती फैसलों पर भी नजर डालेंगे, जिनसे पता चलता है कि समय के साथ अदालतों ने इन नियमों की व्याख्या कैसे की है, खासकर तब जब पत्नी शिक्षित और कमाने में सक्षम हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसकी बुनियाद से। हमारे स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि शादी होते ही पति पर पत्नी के भरण पोषण की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है। ये सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आता है। हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता। और सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये जिम्मेदारी शादी के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, भले ही पत्नी सिर्फ एक दिन के लिए ही पति के साथ रही हो। हाँ, ये कानून की सबसे मजबूत धारणाओं में से एक है। कानून ये मानकर चलता है कि पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम है, जब तक कि इसके उलट कुछ साबित ना हो जाए। अच्छा। स्रोत के अनुसार अगर पति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो ये माना जाएगा कि वो कमा सकता है। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि मैं बेरोजगार हूँ, अनपढ़ हूँ या यहाँ तक कि भीख मांगकर गुजारा कर रहा हूँ। अदालत का नजरिया बहुत साफ है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी की देखभाल के लिए जरूरी आय अर्जित कर सकता है। एक मिनट, मतलब अगर कोई आदमी स्वस्थ है पर उसे नौकरी नहीं मिल रही, मान लीजिए बाजार में मंदी का दौर है, तो भी अदालत यही मानेगी कि उसे पैसे देने ही होंगे? ये तो सुनने में बहुत कठोर लगता है। कठोर लगता है, लेकिन कानून के पीछे की सोच देखिए। कानून कमाने की क्षमता यानी अर्निंग कैपेसिटी को देखता है, न कि सिर्फ उस वक्त की वास्तविक आय को। ओ, तो क्षमता देखी जाती है, कमाई नहीं। बिल्कुल। अदालत ये देखती है कि क्या उस व्यक्ति में कमाने की काबिलियत है। अगर हाँ, तो उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो संतुलन बनाता है। वो क्या है? अगर पति किसी गंभीर बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण सच में कमाने में असमर्थ है, तो वो न केवल भरण पोषण देने से बच सकता है, बल्कि कुछ मामलों में अपनी पत्नी से भरण पोषण का दावा भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, यहाँ कानून लिंग नहीं बल्कि जरूरत और क्षमता देखता है। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी लगभग एक लोहे के कवच की तरह है, जिसमें सिर्फ बहुत ही खास परिस्थितियों में दरार आ सकती है। सही कहा। हमारे स्रोत ऐसी ही 4 प्रमुख शर्तों या कहें कि दरारों का जिक्र करते हैं, जिन्हें अदालत में साबित करके पति इस दायित्व से बच सकता है। चलिए पहली शर्त को देखते हैं, व्यभिचार यानी एडल्ट्री। हाँ, पहली शर्त है व्यभिचार। अगर पति ये साबित कर दे कि पत्नी किसी और के साथ संबंध में है। इसके पीछे कानूनी तर्क ये है कि जो पत्नी पति से वित्तीय सहायता ले रही है, उससे वफादारी की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है। कानून में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है व्यभिचार में रहना, यानी लिविंग इन अडल्ट्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये कोई एक आध बार की घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाला संबंध होना चाहिए। इसे अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए बहुत ठोस सबूतों की जरूरत होती है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना साफ होता है? क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पत्नी के रिश्ते की वजह पति का अपना व्यवहार हो? क्या अदालत इन मानवीय पहलुओं को नहीं देखती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अदालतें हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखती हैं। अगर पत्नी ये साबित कर सके कि उसे पति द्वारा प्रताड़ित किया गया या छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उसने किसी और के साथ रहना शुरू किया, तो अदालत का नजरिया बदल सकता है। अच्छा। लेकिन अगर पति पत्नी साथ रह रहे हैं और पत्नी का किसी और से संबंध है, तो पति का केस बहुत मजबूत हो जाता है। समझ गया। अब आते हैं दूसरी शर्त पर, बिना किसी उचित कारण के अलग रहना। स्रोत कहता है कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी ठोस वजह के पति से अलग रह रही है, तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ पति पर होता है।
मतलब पति को साबित करना होगा। हाँ, उसे ये साबित करना होगा कि वो पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार है और उसने इसके लिए प्रयास भी किए हैं, लेकिन पत्नी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अलग रह रही है। और ये युक्तियुक्त कारण क्या हो सकता है? इसमें पति द्वारा की गई कोई भी शारीरिक या मानसिक क्रूरता, दहेज की मांग या कोई और उत्पीड़न शामिल हो सकता है। अगर पत्नी ये साबित कर दे कि उसके अलग रहने की वजह जायज है, तो उसे भरण पोषण मिलेगा। तो अगर पति ये दिखा सके कि उसने पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, शायद कुछ मैसेज दिखाए या परिवार वालों से कहलवाया, और पत्नी ने बिना कोई ठोस वजह बताए आने से मना कर दिया, तो ऐसी स्थिति में पति का पक्ष मजबूत होता है। अदालत ये देखती है कि रिश्ते को बचाने का प्रयास किसकी तरफ से हुआ और अलग होने की जिद किसकी थी। अगर पत्नी की तरफ से कोई जायज वजह नहीं है, तो अदालत भरण पोषण के दावे को खारिज कर सकती है। ठीक है। तो व्यभिचार और बिना वजह अलग रहना ये तो समझ आता है, लेकिन जो अगला मुद्दा है पत्नी की कमाई का, यहीं पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा पेंच फंसता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तीसरी शर्त है, पत्नी की कमाने की सक्षमता। हाँ, और ये आज के समय में सबसे ज्यादा बहस वाला और विकसित होता हुआ कानूनी बिंदु है। बात अब सिर्फ ये नहीं है कि पत्नी कमा रही है या नहीं, बात ये है कि क्या वो कमाने में सक्षम है। एबल टू अर्न। एग्जैक्टली। स्रोत इसके कई व्यवहारिक उदाहरण देते हैं, जैसे पत्नी ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हो, कोई दुकान चला रही हो, ट्यूशन पढ़ाती हो या अपने पिता के व्यवसाय में मदद कर रही हो, भले ही उसे सैलरी न मिलती हो। लेकिन कमाने में सक्षम होना और असल में नौकरी मिलना, इसमें तो बहुत फर्क है ना? मान लीजिए किसी महिला ने 10 साल पहले एमकॉम किया था, लेकिन शादी के बाद कभी काम नहीं किया, क्या कानून उसे भी सक्षम मानेगा और मेंटेनेंस से इनकार कर देगा? ये सवाल सीधा इस मुद्दे के दिल में जाता है और यहीं पर हमारे स्रोत में दिए गए अदालती फैसले रोशनी डालते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल का मामला एक मील का पत्थर है। अच्छा, क्या कहा था कोर्ट ने? अदालत ने इसमें साफ कहा कि एक योग्य और सक्षम पत्नी सिर्फ खाली बैठकर पति से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती, उसे अपनी योग्यता का उपयोग करके कमाने का प्रयास करना चाहिए। अरे वाह! मतलब अदालत ने साफ साफ कह दिया कि आपकी डिग्री सिर्फ शादी के बायोडेटा में लिखने के लिए नहीं है, आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। ये तो कई लोगों के लिए एक वेकअप कॉल जैसा होगा। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि कानून का उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना है, न कि सक्षम लोगों को आलसी बनाना। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और ये कोई एक अकेला फैसला नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने कुमारेसन बनाम अश्वती मामले में और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकास जैन बनाम दीपाली मामले में भी इसी सिद्धांत को मजबूत किया। तो ये अब एक तरह का स्थापित कानून बन गया है। हाँ, इन सभी फैसलों का सार एक ही है। धारा 125 एक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है, किसी पढ़े लिखे और सक्षम व्यक्ति के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत नहीं। ये तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये साबित करना कितना मुश्किल होता होगा कि पत्नी कमा रही है, खासकर अगर आय कैश में हो या छिपाई जा रही हो। ये एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या थी और इसी का समाधान हमारे स्रोत में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नेहा बनाम रजनीश मामले में दिए गए दिशा निर्देशों ने इस खेल को बदल दिया। कैसे? अब कानूनन दोनों पक्षों को अदालत में अपनी आय, संपत्ति, देनदारियों और खर्चों का एक विस्तृत हलफनामा देना होता है। ओह! तो अगर पति को शक है कि पत्नी अपनी आय छिपा रही है, तो वो अदालत से पत्नी के पिछले 3 साल के बैंक खातों का विवरण और ITR मांग सकता है। ये हलफनामा पारदर्शिता लाने के लिए ही है। ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। अब आते हैं चौथी और आखिरी शर्त पर, आपसी सहमति से अलगाव। जी। अगर दोनों ने खुद ही तय कर लिया कि वे अलग रहेंगे और भविष्य में कोई दावा नहीं करेंगे, तो क्या होता है? इस मामले में समझौते के शब्द, मतलब उसकी ड्राफ्टिंग, सब कुछ तय करती है। अच्छा। अगर दोनों ने आपसी सहमति से अलग होते समय एक लिखित समझौता किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उन्होंने एक दूसरे के सभी दावों का स्थायी रूप से निपटारा कर दिया है और भविष्य में कोई दावा नहीं होगा, तो पत्नी बाद में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। और अगर समझौते में कुछ नहीं लिखा हो तो दरवाजा खुला रहता है। इसलिए ऐसे समझौतों को बहुत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए। तो ये तो ही शर्तें। लेकिन मान लीजिए कि ये सब नहीं हुआ, अदालत ने भरण पोषण का आदेश दे दिया और पति उसका पालन नहीं करता, वो सोचकर क्या कर लेंगे? हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। क्या कर लेंगे सोचने वालों के लिए कानून के पास बहुत मजबूत जवाब है।
अगर पति भुगतान नहीं करता तो पत्नी अदालत में रिकवरी की एप्लीकेशन दायर कर सकती है। और ये रिकवरी की एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? क्या ये बस एक और फॉर्म भरना है? इसे ऐसे समझिए कि पत्नी अदालत जाकर कहती है, हुजूर आपने जो आदेश दिया था उसे माना नहीं जा रहा, अब आप कृपया मेरे पैसे वसूल करवाइए। ठीक है। ये एक तरह से अदालत को उसका अपना आदेश लागू करवाने के लिए कहना है। इसके बाद ही अदालत एक्शन लेती है। क्या एक्शन? अदालत पति को तलब करेगी और अगर वो फिर भी भुगतान नहीं करता या कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। गिरफ्तारी वारंट मतलब पुलिस घर आके ले जाएगी? जी हाँ, पुलिस पति को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है और अगर वो तब भी भुगतान नहीं करता तो उसे जेल भेज दिया जाता है। बाप रे। कानून में हर महीने के बकाया के लिए 1 महीने तक की जेल का प्रावधान है। तो अगर 12 महीने का बकाया है तो उसे 12 महीने तक की जेल हो सकती है। और क्या जेल जाने से बकाया रकम माफ हो जाती है? मान लीजिए कोई 6 महीने जेल में रह के आ गया, तो क्या अब हिसाब बराबर हो गया? यही सबसे बड़ा भ्रम है और स्रोत इसे बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। जेल जाने से बकाया कर्ज खत्म नहीं होता। तो फिर जेल क्यों भेजते हैं? जेल भेजना सजा नहीं है, ये सिर्फ भुगतान करने के लिए दबाव बनाने का एक तरीका है। जेल से बाहर आने के बाद भी वो राशि देनी होगी। ओह। और अगर वो फिर भी नहीं देता तो पत्नी फिर से रिकवरी की अर्जी डाल सकते हैं और उसे फिर से जेल हो सकती है। ये चक्र तब तक चलता रह सकता है जब तक कि पूरा बकाया चुका न दिया जाए। बाप रे, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र बन सकता है। इन सभी कानूनी जटिलताओं, लंबी लड़ाइयों और तनाव को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मैदान है जहां जीतकर भी इंसान हार जाता है। हाँ, काफी हद तक। क्या हमारे स्रोत इस सब से बचने का कोई व्यवहारिक रास्ता सुझाते हैं? हाँ, और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सब से बचने का सबसे व्यवहार्य समाधान है आपसी सहमति से तलाक। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। जी, इसमें पति एक मुश्त राशि मतलब 1 टाइम लमसम अमाउंट देकर भविष्य के सभी दावों, जिसमें भरण पोषण भी शामिल है, से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। तो ये एक तरह का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। बिल्कुल। सोचिए, 2 लोग हैं, वे सालों तक एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और अदालत के चक्कर काटने के बजाय एक साथ बैठते हैं, एक सम्मानजनक रकम तय करते हैं और शांति से अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। हाँ, ये तो बेहतर लगता है। यह पति को हर महीने भुगतान करने के निरंतर दायित्व और उससे जुड़े तनाव से बचाता है। यह भविष्य में पत्नी द्वारा दायर किए जा सकने वाले अन्य मामलों जैसे दहेज प्रताड़ना से भी एक हद तक बचाव करता है। और शायद सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये दोनों पक्षों को मानसिक शांति देता है। निश्चित रूप से यह दोनों को अदालती कार्रवाई की लंबी, महंगी और भावनात्मक रूप से थका देने वाली प्रक्रिया से बचाता है। वे दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि भरण पोषण का कानून पत्नी को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए बनाया गया एक मजबूत कवच है। हाँ, लेकिन साथ ही इसमें दुरुपयोग को रोकने के लिए संतुलन भी बनाए गए हैं। हमने देखा कि पति की जिम्मेदारी कितनी गहरी है, लेकिन व्यभिचार, बिना वजह अलग रहना, पत्नी की खुद की कमाने की क्षमता और आपसी सहमति जैसे तर्क उसे बचाव का रास्ता भी देते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, कमाने में सक्षम होने की परिभाषा अब बदल रही है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। सीआरपीसी की धारा 125 का मूल कानून 1973 में बना था, एक ऐसे समय में जब समाज में महिलाओं की आर्थिक भूमिका बहुत अलग थी। सही बात है, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। हाँ, उनके पति पर निर्भरता एक आम बात थी। आज जब सामाजिक और आर्थिक हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है, महिलाएं शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, तो ये सोचना महत्वपूर्ण है कि जीवन साथियों के बीच वित्तीय निर्भरता से जुड़े कानूनों की व्याख्या को भी किस तरह विकसित होना चाहिए ताकि ये आज के समय में सच्ची निष्पक्षता और व्यक्तिगत स्वायत्तता को दर्शा सके।